आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही अ, अजीब सी कल्पना से करते हैं। अच्छा, कैसी कल्पना? मान लीजिए कि आपको बाजार जाना है, सर्दियों का मौसम है और आपको एक बढ़िया सा स्वेटर खरीदना है हाँ, ठीक है। और वापसी में ना मेडिकल स्टोर से कुछ जरूरी दवाइयाँ भी लेनी है। तो आप बाजार पहुंचते हैं, अपना सारा सामान चुनते हैं और बिलिंग काउंटर पर जाते हैं। बिल्कुल, जैसे हम हमेशा करते हैं। हाँ, लेकिन लेकिन भुगतान करने के लिए आप अपनी जेब से कोई वॉलेट, डेबिट कार्ड या स्मार्टफोन नहीं निकालते। तो फिर क्या निकालते हैं? इसके बजाय आप अपने साथ लाया हुआ एक पूरा का पूरा अम, जिंदा और हट्टा-कट्टा बैल काउंटर के सामने खड़ा कर देते हैं। अरे बाप रे! एक पूरा बैल? हाँ, जरा सोचिए उस दुकानदार के चेहरे के भाव कैसे होंगे, वो क्या करेगा? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना कि उस एक स्वेटर और चंद दवाइयों के बदले आप उस जिंदा बैल का मतलब कितना हिस्सा काटकर उसे देंगे? मतलब आज के दौर में तो ये दृश्य किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लग सकता है। बिल्कुल। लेकिन लेकिन अगर हम आर्थिक इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो ये मानव सभ्यता की एक बहुत ही वास्तविक और चुनौतीपूर्ण स्थिति रही है। हाँ, सही कहा आपने। ये उस दौर की तस्वीर है जिसे हम पूरी तरह से एक अव्यवस्थित व्यवस्था कह सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां लेन देन का कोई स्पष्ट पैमाना नहीं था। व्यापार सिर्फ अनुमान, सौदेबाजी और एक दूसरे की जरूरतों के संयोग पर टिका था। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मतलब इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी व्यवस्था के विकास को समझना है। बिल्कुल। आज हम अर्थशास्त्र के कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों का विश्लेषण करने वाले हैं ताकि एक ऐसे सवाल का जवाब खोज सके ना जिसके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में शायद ही कभी सोचते हैं। हाँ, हम तो बस कार्ड टैप करते हैं और भूल जाते हैं। वही तो हम ये समझेंगे कि मानव सभ्यता ने व्यापार के इस भारी भरकम मतलब जानवरों और अनाज की बोरियों वाले तरीके से शुरुआत करके आज के स्मार्टफोन स्क्रीन पर चमकने वाले एक क्लिक या क्यूआर कोड तक का ये सफर कैसे तय किया। और ये सिर्फ सिक्कों या नोटों का इतिहास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इंसानी दिमाग द्वारा अपनी सबसे बड़ी व्यावहारिक उलझनों को सुलझाने की कहानी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो इस सफर को समझने के लिए इससे पहले कि हम अपनी जेब में रखे नोटों या बैंक खातों के सर्वर की बात करें, हमें ना अर्थव्यवस्था की सबसे बुनियादी नींव पर जाना होगा। सही कहा। और वो नींव ये है कि इंसानों ने व्यापार या लेन देन करना मतलब शुरू ही क्यों किया, आखिर जरूरत ही क्या थी? इसका सबसे सीधा कारण ये है कि आत्मनिर्भरता या सब कुछ खुद कर लेने का विचार ना व्यावहारिक रूप से एक भ्रम है। हाँ, 100% भ्रम है। अभी खुद ही तैयार कर लो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और यही वो बिंदु है जहां से विनिमय यानी एक्सचेंज का जन्म होता है। राइट। जिस क्षण इंसानों ने ये समझा ना कि वे एक दूसरे के विशेष कौशल और मेहनत पर निर्भर हैं, उसी क्षण समाज और बाजार का असली निर्माण शुरू हुआ। मतलब हमें अपना जीवन सही से चलाने के लिए एक दूसरे से वस्तुएं और सेवाएं लेनी ही पड़ती हैं, कोई और चारा नहीं है। और हमारे स्रोतों के अनुसार जब ये आदान प्रदान शुरू हुआ ना, तो इसका सबसे पहला और सीधा रूप वस्तु विनिमय प्रणाली था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अगर इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के एक आसान उदाहरण से जोड़े ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्कूल के दिनों में बच्चे अपना लंच बॉक्स एक दूसरे के साथ बदलते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना? हाँ। मान लीजिए मेरे टिफिन में पराठे हैं और मेरे दोस्त के टिफिन में सैंडविच है। अब हम दोनों बिना किसी पैसे या बिचौलिए के अपना खाना बदल लेते हैं। सीधा लेन देन। बिल्कुल। और ये लंच बॉक्स का उदाहरण छोटे स्तर की जरूरतों को मतलब बहुत अच्छी तरह समझाता है। हाँ। प्राचीन काल में छोटे कबीलों या गांव के भीतर ठीक यही होता था। लोग बिना किसी मुद्रा के सीधे सामान की अदला बदली करते थे। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, हाँ, जब हम स्रोतों में गहराई से जाते हैं ना, तो देखते हैं कि जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इस प्रणाली में इस्तेमाल होने वाली शुरुआती मुद्राओं या विनिमय के माध्यमों के रूप बेहद बेहद अजीबोगरीब होने लगे। हाँ, मैंने स्रोत सामग्री में उन उदाहरणों को देखा और वे सच में हैरान करने वाले हैं, है ना? मतलब आज हम मुद्रा के रूप में धातु या कागज की कल्पना करते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में नमक, चाय पत्ती की ईंटें और पशुधन जैसे गाय या बैल अर्थव्यवस्था को चलाते थे। जी। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है ना,
वो है कुछ कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल। आप याप द्वीप वाले पत्थरों की बात कर रही हैं? हाँ, स्रोतों में प्रशांत महासागर के याप द्वीप यानी याप आइलैंड के राय पत्थरों का जो जिक्र है। वो तो मतलब वो याप द्वीप के पत्थर आर्थिक इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत अध्याय है। मतलब ये कोई आम कंकड़ या छोटे पत्थर नहीं थे जिन्हें आप जेब में रख लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चूना पत्थर के विशाल और भारी भरकम पहिए जैसे होते थे, जो कभी-कभी एक इंसान से भी बड़े होते थे। क्या एक इंसान से भी बड़े? हाँ, और वजन में सैकड़ों किलो के होते थे। और मछलियां खरीदनी है तो मैं उस सैकड़ों किलो के पत्थर को उठाकर बाजार कैसे ले जाऊंगी? यही तो मतलब उस छोटे से लेन देन के लिए गणित काम कैसे करेगा? यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। वे लोग उन पत्थरों को भौतिक रूप से मतलब फिजिकली उठाते ही नहीं थे। अच्छा, तो फिर लेन देन कैसे होता था? वे भारी पत्थर गांव के बीच में या किसी की जमीन पर वैसे ही रखे रहते थे। जब कोई लेन देन होता था ना, तो पूरे गांव के सामने ये मौखिक रूप से मतलब बोलकर तय हो जाता था कि आज से इस पत्थर का ये विशेष हिस्सा या पूरा पत्थर मछुआरे का हुआ। अरे वाह! हाँ, वे असल में पत्थर का नहीं बल्कि उसके स्वामित्व के विचार यानी ओनरशिप के आइडिया का व्यापार कर रहे थे। एक तरह से ये एक मौखिक और सार्वजनिक बही खाता था, एक पब्लिक लेजर। ये तो कुछ आज की ब्लॉकचेन तकनीक के प्राचीन और भौतिक रूप जैसा लगता है। बिल्कुल सटीक तुलना है। जहाँ हर किसी के दिमाग में एक रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है कि अब संपत्ति किसकी है। कोई पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता। सही कहा। और सिर्फ भारी पत्थर ही नहीं, एज़टेक सभ्यता में तांबे के छोटे चाकुओं का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में होता था। तांबे के चाकू? हाँ, और सोलोमन द्वीप में लाल पंखों को गूंथकर बनाई गई एक विशेष प्रकार की बेल्ट जैसी मुद्रा चलती थी। क्या बात है! इन सभी अजीबोगरीब वस्तुओं में ना एक बात समान थी। वो क्या? इन्हें खोजना या बनाना बहुत मुश्किल था। इनमें इंसानी मेहनत और समय लगा था, जो इन्हें मूल्यवान बनाता था। लेकिन एक बड़े और जटिल समाज में ये व्यवस्था कितनी दूर तक जा सकती है? वही तो। मतलब लंच बॉक्स बदलने वाले बच्चे या गांव के बीच में रखा वो भारी पत्थर एक छोटी आबादी के लिए तो ठीक है, लेकिन जब बाजार का विस्तार हुआ ना, तो ये प्रणाली ढहने लगी, पूरी तरह से चरमरा गई। और इसे समझने के लिए हमारे स्रोतों में किसान की उलझन का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, ये उदाहरण वस्तु विनिमय की मतलब बार्टर सिस्टम की व्यावहारिक सीमाओं को बहुत गहराई से उजागर करता है। हाँ, अब कल्पना कीजिए उसी किसान की जिसके पास अपना पाला हुआ एक पूरा बैल है। ठीक है। अब उसे जूते चाहिए, तो वो जूते बनाने वाले के पास जाता है और कहता है मुझे जूते दे दो, बदले में ये बैल ले लो। और यहीं पे सबसे बड़ी अड़चन आती है। बिल्कुल। जूतों की एक जोड़ी की कीमत पूरे बैल के बराबर तो हो नहीं सकती। जूता बनाने वाला शायद कहेगा कि मुझे तुम्हारे बैल का सिर्फ एक पैर चाहिए। हाँ, या थोड़ा सा मांस चाहिए। लेकिन किसान अपने जिंदा बैल के टुकड़े तो नहीं कर सकता ना। अगर वो बैल को काट देगा तो एक पशुधन के रूप में बैल की उपयोगिता और उसका पूरा मूल्य ही शून्य हो जाएगा। सही बात है। मतलब आप एक बैल को 100 रुपए के नोट की तरह खुले में या चेंज में नहीं बदल सकते। बिल्कुल नहीं बदल सकते। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में ना विभाज्यता या डिविजिबिलिटी की समस्या कहते हैं। डिविजिबिलिटी, हाँ। लेकिन ये समस्या सिर्फ बांटने की नहीं है। मान लीजिए जूता बनाने वाला पूरे बैल के बदले 50 जोड़ी जूते देने को तैयार भी हो जाता है। ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या गारंटी है कि उस जूता बनाने वाले को उस वक्त एक बैल की जरूरत भी होगी? शायद नहीं। शायद वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हो जहां बैल रखने की जगह ही ना हो, या शायद उसे बैल की जगह लकड़ियों की जरूरत हो। और ये हमें उस दौर के सबसे बड़े दुष्स्वप्न की ओर ले जाता है, जिसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है। हाँ, ये बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा सिरदर्द था। मतलब व्यापार तभी संभव है जब दोनों व्यक्तियों को ठीक उसी वस्तु की जरूरत हो जो सामने वाले के पास है। बिल्कुल। अगर मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए, तो मुझे सिर्फ एक जूता बनाने वाला ही नहीं खोजना है। तो क्या खोजना है? मुझे एक ऐसा जूता बनाने वाला खोजना है जिसे उसी वक्त मेरे गेहूं की सख्त जरूरत हो। जरा सोचिए ये कितना थकाऊ रहा होगा। मतलब लोगों का आधा समय और ऊर्जा कोई नया उत्पादन करने के बजाय सिर्फ ऐसे व्यक्ति को खोजने में निकल जाती थी जिसके साथ वे अपनी जरूरत का सामान बदल सकें। बाप रे! ये एक बेहद अक्षम प्रणाली थी।
लेकिन अगर हम व्यापारिक मुश्किलों से थोड़ा आगे बढ़े ना, तो एक और ऐसा संकट था जो मानव सभ्यता के अस्तित्व और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा था। आप संपत्ति को सहेजने वाली समस्या की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। अगर मैं गेहूं का उत्पादन कर रही हूँ तो अनाज के उन भारी बोरों को मतलब एक शहर से दूसरे शहर ले जाना तो शारीरिक रूप से थका देने वाला है ही। हाँ, वो तो है। लेकिन उससे भी बड़ा डर कुछ और था। सही कहा। कल्पना कीजिए, एक किसान ने बहुत मेहनत करके 10 साल तक खेती की। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई के रूप में ना अनाज की 100 बोरियां एक गोदाम में जमा कर ली। ठीक है। वो सोच रहा है कि ये उसका भविष्य सुरक्षित करेगा। लेकिन फिर एक भारी बारिश होती है या सबसे खतरनाक स्थिति, गोदाम में चूहे घुस जाते हैं। उफ, ये विचार ही डरा देने वाला है। आपकी 10 साल की कड़ी मेहनत, आपकी पूरी जीवन पूंजी को चूहे कुछ ही हफ्तों में खाकर खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। या अनाज प्राकृतिक रूप से मतलब रखे सड़ सकता है। और यही वो मनोवैज्ञानिक और आर्थिक बाधा थी जो समाज को आगे बढ़ने से रोक रही थी। देखिए, जब आपकी संपत्ति इस तरह खराब हो सकती हो ना, तो आप भविष्य के लिए कोई लंबी योजना नहीं बना सकते। हाँ, बचत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आप पीढ़ियों के लिए कोई संपत्ति नहीं छोड़ सकते। कोई भी बड़ा पुल, जहाज या शहर बनाने के लिए जो पूंजी चाहिए ना, वो वस्तु विनिमय में जमा ही नहीं की जा सकती थी। यानी वस्तु विनिमय केवल असुविधाजनक नहीं था, ये मानव सभ्यता के विकास में एक ब्रेकर का काम कर रहा था। बहुत बड़ा ब्रेकर। हमें चूहों द्वारा संपत्ति खाए जाने के इस डर और बैल को आधा काटने की उस असंभव स्थिति से बाहर निकलने की सख्त जरूरत थी। बिल्कुल थी। मतलब हमें एक ऐसे सार्वभौमिक अनुवादक या यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो इन सभी उलझनों को सुलझा सके। और उसी गहरी हताशा और जरूरत से एक क्रांतिकारी समाधान का जन्म हुआ, जिसे आज हम मुद्रा या पैसा कहते हैं। पैसा। हाँ, और देखिए, मुद्रा कोई जादू नहीं थी। ये असल में कोई भी वो चीज थी जिसे समाज का हर व्यक्ति विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया। ये यूनिवर्सल ट्रांसलेटर वाली जो एनालॉजी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ। जैसे एक अनुवादक दो अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच की खाई को मिटा देता है, वैसे ही मुद्रा ने वस्तुओं के मूल्य का अनुवाद करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। अब मेरे बैल का मूल्य सीधे जूतों से नहीं टकराएगा। मेरा बैल मुद्रा में अनुदित होगा, मतलब ट्रांसलेट होगा, और फिर वो मुद्रा जूतों, दवाइयों या स्वेटर में ट्रांसलेट हो जाएगी। और इस अनुवादक ने ना 3 ऐसे जादुई काम किए जिन्होंने अर्थव्यवस्था का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। वो 3 काम क्या थे? पहला काम, विनिमय का माध्यम। इसने उस भयानक दोहरे संयोग की सिरदर्दी को मतलब हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हाँ, वो डबल कोइंसिडेंस। अब जूता बनाने वाले को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके पास गेहूं है या बैल। वो बस मुद्रा लेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसी मुद्रा को देकर वो बाजार से अपनी पसंद की सब्जी या कुछ भी खरीद सकता है। और दूसरा काम, मूल्य का मापक। पहले ये तय करना एक लंबी सौदेबाजी थी ना, कि एक तांबे के चाकू के बदले कितने सेब मिलने चाहिए। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल था। मुद्रा ने हर वस्तु पर एक स्पष्ट मूल्य का टैग लगा दिया। जैसे स्रोतों में एक सरल उदाहरण है कि अगर एक किताब की कीमत 100 रुपए है और एक पेन की कीमत 10 रुपए, तो गणित एकदम स्पष्ट है। हाँ, एक किताब 10 पेन के बराबर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन सबसे क्रांतिकारी था इसका तीसरा काम, जिसने समाज को उस चूहों वाले डर से आजाद किया। अच्छा। मुद्रा ने मूल्य यानी स्टोर ऑफ वैल्यू का काम किया। अगर आप अपनी संपत्ति को सोने के सिक्कों या मुद्रा के रूप में तिजोरी में रखते हैं ना, तो वो सड़ती नहीं है। हाँ, उसे चूहे नहीं खा सकते। बिल्कुल। आप उसे 20 साल बाद भी निकाल सकते हैं। हमारे स्रोतों में यहाँ महान अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स का एक बहुत ही गहरा विचार दिया गया है। उन्होंने क्या कहा? वे कहते हैं, मुद्रा का महत्व इसलिए है क्योंकि वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी है। वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी। अगर हम इस वाक्य की गहराई में जाएं ना, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी आज के पसीने और मेहनत को मुद्रा के रूप में जमा करके समय को यानी टाइम को रोक सकती हूँ। बिल्कुल। जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी और काम नहीं कर पाऊंगी, तब मैं अपनी जवानी की उस मेहनत को वापस इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये तो सच में इंसानी श्रम के लिए एक टाइम मशीन जैसा है। और ये टाइम मशीन ना समय के साथ लगातार खुद को उन्नत करती रही है। शुरुआत में इस माध्यम के लिए सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं को चुना गया, क्योंकि वे दुर्लभ थी और खराब नहीं होती थी।
हाँ, हाँ, राजाओं ने उन पर अपनी मोहरें लगानी शुरू की, जिससे ये प्रमाणित हो गया कि इस सिक्के का वजन और शुद्धता कितनी है। इससे तो व्यापार बहुत आसान हो गया होगा। बहुत आसान। इससे अजनबियों और दूर दराज के राज्यों के बीच भी विश्वास के साथ व्यापार होने लगा। लेकिन व्यापार जैसे जैसे विशाल रूप लेने लगा ना, धातु के सिक्कों के साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई। हाँ, वजन की समस्या। भारी बैल की जगह अब हम भारी सिक्के ढोने लगे। सही कहा। इसे हम मुद्रा की वजन कम करने की यात्रा या वेट लॉस जर्नी कह सकते हैं। वेट लॉस जर्नी, ये बढ़िया है। देखिए, अगर किसी बड़े व्यापारी को दूसरे देश से जहाजों का एक बेड़ा खरीदना है, तो उसे भुगतान करने के लिए सैकड़ों किलो मतलब सोने के सिक्के ले जाने होंगे। बाप रे। इन भारी संदूकों को समुद्र के रास्ते या जंगलों से ले जाना, जहां लुटेरों का खतरा हर समय रहता था, ये व्यावहारिक रूप से असंभव होता जा रहा था। सोने ने मूल्य तो सुरक्षित कर दिया था, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की लागत बहुत अधिक थी। और इसीलिए एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव हुआ, कागजी मुद्रा का, यानी पेपर नोट्स का आगमन। जी। स्रोत सामग्री में बैंक ऑफ बॉम्बे का 10 रुपए का पुराना नोट इसका ऐतिहासिक जिक्र है। लेकिन सोचिए, ये इंसान के सोचने के तरीके में कितना बड़ा बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा बदलाव था। एक सोने के सिक्के में तो खुद का मूल्य होता है ना, वो धातु कीमती है, लेकिन एक कागज का टुकड़ा, उसे मूल्यवान मानना एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। और ये छलांग पूरी तरह से भरोसे यानी ट्रस्ट पर आधारित थी। शुरुआती कागजी नोट असल में एक रसीद या वादा हुआ करते थे, एक IOU। अच्छा। वो कागज का टुकड़ा ये कहता था कि मेरे पास इतने मूल्य का सोना बैंक के सुरक्षित वॉल्ट में रखा है और ये कागज उस सोने पर आपका दावा है। समझ गई। लोगों ने भारी सोना ढोने के बजाय उस दावों वाले कागज का व्यापार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो हल्का था और आसान भी। हाँ, और धीरे धीरे वो कागज ही अपने आप में मुद्रा बन गया। हमने धातु पर विश्वास करने से हटकर उस संस्था या सरकार पर विश्वास करना शुरू कर दिया जो वो कागज छाप रही थी। और आज के युग में तो हमने उस कागज को भी पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल। हमारी इस वेट लॉस जर्नी में आज मुद्रा का वजन 0 हो चुका है, 0, एकदम शून्य। अब ये एक अदृश्य शक्ति बन गई है। UPI, QR कोड, डेबिट कार्ड, पैसा अब सिर्फ स्क्रीन पर चमकने वाला एक डिजिटल नंबर है। हाँ। एक सर्वर से दूसरे सर्वर तक प्रकाश की गति से यात्रा करने वाले डेटा का एक हिस्सा। हाँ। एक क्लिक और बिना कोई भौतिक वस्तु हिले लाखों का लेन देन हो जाता है। और गति और सुविधा के मामले में ना, ये मानव इतिहास का चरम है। इसमें कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं है, कोई भौतिक बाधा नहीं है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर इस शून्य घर्षण वाली दुनिया के मनोवैज्ञानिक असर पर बात करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। जब पैसा पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है ना, तो क्या इससे हमारे खर्च करने का मतलब व्यवहार नहीं बदलता? बदलता तो है। जब हमें बाजार में किसी को 500 रुपए के कड़क नोट अपने हाथ से गिनकर देने होते हैं, तो दिमाग में एक हल्की सी चुभन होती है। हमें अपनी संपत्ति जाते हुए दिखती है। बिल्कुल दिखती है। लेकिन एक QR कोड स्कैन करते समय वो चुभन गायब हो जाती है। बस एक बीप की आवाज आती है और पैसा कट जाता है। क्या ये अदृश्य पैसा खर्च करना हमारे लिए ज्यादा आसान और शायद थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो गया है? ये बहुत ही सटीक और व्यावहारिक चिंता है। अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान में ना, इसे भुगतान की पीड़ा या पेन ऑफ पेइंग कहा जाता है। पेन ऑफ पेइंग। हाँ, भौतिक नकद यानी कैश हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। उसे खर्च करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो दर्द या नुकसान का एहसास कराते हैं। अच्छा। हाँ, ये प्राकृतिक रूप से हमें ज्यादा खर्च करने से रोकता था, लेकिन डिजिटल मुद्रा ने उस भावनात्मक ब्रेक को ही हटा दिया है। तो एक तरह से हमने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परेशानी तो खत्म कर दी, लेकिन अपने खुद के दिमाग पर नियंत्रण रखना ज्यादा मुश्किल बना दिया। बिल्कुल। ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है, एक व्यापारिक समझौता। व्यापक अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक नजरिए से देखें ना, तो डिजिटल मुद्रा एक बहुत बड़ी जीत है। हाँ, वो तो है। पैसा जितनी तेजी से घूमता है, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से बढ़ती है। साथ ही इससे लेन देन का एक ऐसा पारदर्शी रिकॉर्ड बनता है जिसकी कल्पना वस्तु विनिमय या नकद के दौर में नहीं की जा सकती थी। ये बात भी सही है। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर अब वित्तीय अनुशासन हमें बाहरी भौतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर से लाना पड़ता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटे ना, तो ये स्पष्ट है कि आवश्यकता वास्तव में आविष्कार की जननी है। बिल्कुल।
भारी भरकम बैल को लेकर बाजार बाजार भटकने की थकान से लेकर अनाज को चूहों से बचाने की चिंता ने हमें एक ऐसा माध्यम खोजने पर मजबूर किया जिस पर सभी को भरोसा हो। सही कहा। और आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां ये भरोसा कागज से उठकर पूरी तरह से अदृश्य डिजिटल नेटवर्क पर टिक गया है। और ये यात्रा हमें दिखाती है ना कि पैसा सिर्फ एक आर्थिक उपकरण नहीं है। तो क्या है? ये इंसानी सोच, तकनीक और आपसी विश्वास के विकास का सबसे बड़ा दस्तावेज है। बिल्कुल। इस चर्चा से जुड़ा ना एक बहुत ही मजेदार अवलोकन है जिसे कोई भी खुद आजमा सकता वो है। क्या? अगली बार जब आप किसी भीड़-भाड़ वाले बाजार, कैफे या सुपरमार्केट में जाएं ना, तो कुछ पल रुकें और बिलिंग काउंटर की तरफ देखें। ध्यान दें कि कितने लोग आज भी लेन-देन के लिए अपनी जेब से पुराने कागज के नोट निकाल रहे हैं और कितने लोग बस अपना फोन निकालकर क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। आप जो देख रहे होंगे ना, वो सिर्फ खरीदारी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो आपके सामने चलता फिरता, सांस लेता हुआ आर्थिक इतिहास है जो लगातार खुद को बदल रहा है। और इसी बदलते इतिहास के साथ हम एक बहुत ही खुला और उत्तेजक सवाल छोड़ रहे हैं जिस पर आप अकेले में विचार कर सकते हैं। हाँ, बताइए। हमने इतिहास में गाय बैलों और भारी पत्थरों से शुरुआत की, फिर धातु के सिक्कों का खनकता हुआ दौर आया, उसके बाद कागज के नोट और अब फोन के अंदर छिपे शून्य वजन वाले अदृश्य कोड। हाँ। वजन घटाने की यह यात्रा जारी है। तो जरा सोचिए, भविष्य में मुद्रा का अगला रूप कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। 50 या 100 साल बाद हम कैसे लेन देन करेंगे? क्या ये कोई ऐसी तकनीक होगी जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले अपने भारी भरकम बैल को लेकर बाजार में खड़े उस थके हुए प्राचीन किसान ने आज के इस क्यूआर कोड की अपने सबसे अजीब सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। ये विचार निस्संदेह दिमाग की खिड़कियां खोलने वाला है। आने वाला कल अपने साथ कौन सी नई व्यवस्था लाएगा ना, ये देखना बेहद रोमांचक होगा। इसी रोमांचक विचार और सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। आइए आज